and a very good evening. I welcome you all to the lecture of hydrogen. तो कल हम लोग वाटर की बात कर रहे थे. हमने कल हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ा था. हमने देखा था कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, किसकी वजह से होता है, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, किसकी वजह से होता है, और उनके रिमूवल्स के बारे में हमने देखा था. ठीक है, राइट. नाउ आज हम लोग एक न्यूमेरिकल पोर्शन कर लेते हैं हार्डनेस के बारे में, द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं. मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा. सो देखो जरा, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है, उसको मेजर कैसे किया जाता है, उसके बाद हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सो डिग्री ऑफ हार्डनेस और अमाउंट ऑफ हार्डनेस, ये जो नाम लिखा है डिग्री ऑफ हार्डनेस और अमाउंट ऑफ हार्डनेस, समझे क्या? राइट. तो ये क्या कह रहे हैं? इट सेज दैट द अमाउंट ऑफ हार्डनेस causing substances which is because of the calcium and magnesium soluble salts in a certain volume of water measures the extent of hardness or the degree of hardness. Degree of hardness मतलब क्या? The amount of hardness causing substances. लिखा है ना, the amount of hardness causing substances मतलब soluble salts of calcium and magnesium in a certain volume of water measures the extent of hardness or degree of hardness. So degree of hardness of water क्या है? The amount of hardness causing substances. समझे क्या? अच्छा, फिर उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि डिग्री हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑलवेज कैलकुलेट. अब ये इम्पॉर्टेंट है. हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल्दो दिस इज नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हार्डनेस बिकॉज ऑफ इनसॉल्युबल कैरेक्टर. ये इंपॉर्टेंट है. हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, although calcium carbonate is never responsible for causing the hardness of water because of the insoluble character of calcium carbonate. समझे क्या? The basic reason for choosing calcium carbonate as a standard for calculating hardness of water is the easy in calculation because the molecular mass is exactly 100. बात समझे क्या? अच्छा, अभी ये मैं अलग से समझाता हूं, ये अभी ना पढ़ो. अब देखो जरा, हार्डनेस ऑफ वाटर जो है दो तरह के होंगे. एक होगा टेम्पररी हार्डनेस. टेम्पररी हार्डनेस इज व्हाट? हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. ठीक है. फिर होगा परमानेंट हार्डनेस. हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम सल्फेट. ठीक है. अच्छा, ये थ्योरी वाला पार्ट है. इसमें ये वाला पोर्शन को थोड़ा ठीक से पढ़ लो कि डिग्री ऑफ हार्डनेस मतलब क्या? द अमाउंट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर. ठीक है ना? हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस मतलब सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम व्हिच आर प्रेजेंट इन वाटर व्हिच आर मेकिंग द वाटर हार्ड, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस. डिग्री ऑफ हार्डनेस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, although calcium carbonate itself will never cause hardness because of the insoluble character, but degree of hardness is always calculated in terms of calcium carbonate. ठीक है. और उसका रीजन बताया क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 100 होता है. अभी हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है. राइट. अब देखो चलो, डिग्री ऑफ हार्डनेस, दो तरह के हार्डनेस. टेम्पररी हार्डनेस इज हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. सिमिलरली परमानेंट हार्डनेस, हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम सल्फेट. ठीक है. नाउ डिग्री ऑफ हार्डनेस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ppm and thus may be defined as the number of parts by weight of calcium carbonate present in 10 की 106 नहीं 1 million 10 की पावर 6 parts of water. मतलब 1 ppm is equal to 1 part of calcium carbonate in 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ वाटर. समझे क्या? अब देखो जरा कि इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है. कैलकुलेशन ऑफ, मैं यहां से बताता हूं.
calculation of degree of hardness of water. बात समझे क्या? राइट तो ये जो है पहली बात जो बताई गई इसमें वो क्या है कि डिग्री ऑफ हार्डनेस is calculated in terms of parts per million of CaCO3. Parts per million of CaCO3. Although इसमें जो कहा जा रहा है CaCO3 itself never causes hardness in water due to its insoluble nature. समझे क्या? राइट अच्छा नाउ अब देखो चलो सीधी बात कैलकुलेशन अभी ध्यान से देखना कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं और क्वेश्चंस में वैसे ही करना है ठीक है फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट डिग्री ऑफ टेम्पररी हार्डनेस degree of temporary hardness of water ठीक है देखो तो डिग्री ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर हम कैसे निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्पररी हार्डनेस temporary hardness is due to calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate ठीक है अब हमें इसको निकालना कैसे है देखो जरा सीधे सीधे करते हैं बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ CaCO3 ना सो temporary hardness in terms of CaCO3 कैसे निकाला जाएगा ध्यान से देखो क्या करेंगे मैं जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे वैसे तुम्हें क्वेश्चन जब कभी भी आएगा तुम्हें वैसे सॉल्व करना है ठीक है gram equivalence of CaCO3 is equal to gram equivalence of HCO3 whole twice plus gram equivalence of Mg HCO3 whole twice बात समझे क्या अच्छा सीधे सीधे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंस की बात करें तो हमें पता है कि सॉल्ट का n फैक्टर कैसे होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ द सॉल्ट तो इसका n फैक्टर कितना होगा 2 होगा इसका भी n फैक्टर कितना होगा 2 होगा बिकॉज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज कितना 2 इसका भी n फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ द सॉल्ट है कि नहीं राइट अच्छा तो फिर इसके हिसाब से ये क्या हो गया इसके हिसाब से दिस बिकम्स
मास ऑफ CaCO3 अपॉन कितना, इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट अपॉन मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। प्लस ये कितना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, मास ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दिस विल बी इक्वल टू कितना, मास ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। समझे क्या, राइट। तो ठीक है, तो इसके हिसाब से n फैक्टर 2 है, तो इनके क्या हो गया, मास ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 कितना हो गया, मोलर मास बाय 2 हो गया ना, इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, मोलर मास बाय 2 हो जाएगा। समझे क्या, मोलर मास बाय 2 प्लस कितना, मास ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अपॉन मोलर मास बाय 2। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे मोलर मासेस की बात करें तो मास ऑफ CaCO3 अपॉन मोलर मास बाय 2, मोलर मास ऑफ CaCO3 कितना होता है, 100 होता है, 100 बाय 2 इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट अपॉन मोलर मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितना होता है, 162। समझे क्या, 162 बाय 2 प्लस मास ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अपॉन मोलर मास बाय 2, ये कितना हो गया, 146 बाय 2। समझे क्या, ठीक है। तो हमें जनरली क्या होता है, हमें जनरली ये जो है गिवन होगा, उसी तरह से ये भी जो है गिवन होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से वी विल जस्ट फाइंड आउट मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू कितना, ये 50 हो गया ना, मतलब 50 इंटू, दिस इज स्टिल व्हाट, दिस इज स्टिल ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड दिस इज स्टिल व्हाट, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सीधे सीधे यहां पे कर सकते हैं ना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये मैंने इस तरह डिटेल में क्यों किया, क्योंकि जिससे अगर मासेस दिया हो तो तुम्हें ग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करने का आइडिया लग जाए। अगर सीधे सीधे ग्राम इक्विवेलेंट्स दिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के, तो सीधे सीधे यूज व्हाट, ग्राम इक्विवेलेंट्स। समझे क्या, तो एक बार हमारे पास मास ऑफ CaCO3 आ गया, देयरफॉर सीधी बात, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा, मास ऑफ CaCO3 इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स इनटू कितना, 10 की पावर 6। ये सपोज करो कितना आया, ये आया x ppm। समझे क्या, तो देयरफॉर टेम्पररी हार्डनेस इज इक्वल टू कितना, x ppm। टेम्पररी हार्डनेस इज इक्वल टू
टेम्पररी हार्डनेस इज इक्वल टू हाउ मच, x ppm. इस तरह से करना है, समझे क्या? दिस इज हाउ यू हैव टू डू. हमें वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मास दिया होगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मास दिया गया होगा, या उनके मोल्स दिए गए होंगे, तो उनके मोल्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, उनके रिस्पेक्टिव ग्राम इक्विवेलेंट्स में. बाकी तुम लोग मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स के रिलेशंस को जानते हो, करेंगे. एंड उसके बाद क्या लगा देंगे कि टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. ये हम लोग निकाल लेगा टेम्पररी हार्डनेस. तो एक बार ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उससे क्या कर दो, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लो. एंड देन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, उससे क्या कर लो, पार्ट्स ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को कैलकुलेट कर लो. जो ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आएगा दैट विल बी द हार्डनेस. ठीक है. उसी तरह से लेट अस कैलकुलेट calculation of permanent hardness. permanent hardness समझेगा? तो हमें पता है permanent hardness is due to, permanent hardness is caused by calcium chloride, magnesium chloride, yes or not, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट. ठीक है, राइट. तो अगर हमें परमानेंट हार्डनेस निकालना है, डिग्री ऑफ परमानेंट हार्डनेस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? डिग्री ऑफ परमानेंट हार्डनेस, डिग्री ऑफ परमानेंट हार्डनेस को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करने जा रहे हैं? फिर से क्या, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट प्लस ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट. समझे क्या? राइट. तो फिर से इसमें वही काम किया जाएगा, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू, जो भी मास है कैल्शियम क्लोराइड का, मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस कितना, मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट प्लस मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट. ठीक है, ये तो इसके बाद हम लोग सब क्या कर सकते हैं, सारे वैल्यूज रख देंगे. तो सीधे सीधे यहां से क्या आ जाएगा, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कितना होता है, ये 50 होता है ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, 50 होगा. तो 50 इंटू, ठीक है, अगर हमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इन सबके मासेस दिए गए हैं, तो मासेस से हम लोग क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे. किस तरह से, इस तरह से हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, है कि नहीं, हम लोग सबका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे. अगर हमें मोल्स दिए गए तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोल्स कर देंगे. n फैक्टर सबका क्या लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा. ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना है, 2 है. समझेगा? सो दिस विल बी इक्वल टू कितना, मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, मोलर मास बाय 2. कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास होता है 111 डिवाइडेड बाय 2. ये तुम कर सकते हो कैलकुलेट. समझे क्या? प्लस मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट. इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट क्या होगा, मोलर मास बाय 2. कैल्शियम सल्फेट का मोलर मास होता है 136 बाय 2 प्लस मास ऑफ
मैग्नीशियम क्लोराइड अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा, मोलर मास बाय 2। मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, 95 डिवाइडेड बाय 2 प्लस मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट क्या होगा, मोलर मास बाय 2। मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, 120 बाय 2। समझे क्या, राइट। तो सीधे सीधे यहां से क्या कर सकते हैं, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कितना, 50 इंटू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम सल्फेट। समझा क्या, तो इससे मास आ गया, therefore ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू क्या, डिग्री ऑफ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ परमानेंट हार्डनेस, yes, which is equal to कितना, mass of calcium carbonate upon in grams upon mass of water in grams into 10 की power 6 and let us suppose this comes out to be कितना, y ppm। समझे क्या, राइट। तो इस तरह से हमें निकालना है, करेक्ट। एंड नाउ टोटल हार्डनेस क्या हो जाएगा, टोटल हार्डनेस विल बी इक्वल टू टेम्पररी हार्डनेस प्लस कितना, परमानेंट हार्डनेस। है कि नहीं, विच इज इक्वल टू टेम्पररी हार्डनेस कितना है, x ppm, परमानेंट हार्डनेस कितना है, y ppm, विच इज इक्वल टू कितना, x प्लस y ppm। ये हो गया टोटल डिग्री ऑफ हार्डनेस, टोटल डिग्री ऑफ हार्डनेस। समझेगा, इस तरह से हमें करना है कैलकुलेशन। बात समझे, अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं इसका, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग 30 ppm ऑफ MgSO4। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, सैंपल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 30 ppm ऑफ MgSO4। ठीक है, तो सैंपल ऑफ वाटर हैज क्या चीज, 30 ppm ऑफ MgSO4। हमें क्या बताना है, डिग्री ऑफ हार्डनेस को निकालना है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ppm ऑफ CaCO3 चाहिए होगा ना। तो यहां पे क्या दिया गया, यहां पे दिया गया ppm ऑफ MgSO4। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 30 ppm इज इक्वल टू कितना, मास ऑफ MgSO4 अपॉन मास ऑफ वाटर इंटू कितना, 10 की पावर 6। समझे क्या, तो यहां से सीधा सीधा क्या कर लो, यहां से सीधा सीधा निकाल लो क्या, मास ऑफ MgSO4 इन ग्राम्स इज इक्वल टू कितना, 30 इंटू मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स अपॉन कितना, 10 की पावर 6। तो मास ऑफ MgSO4 आया, हमें ये चीज कन्वर्ट करनी है किसमें, ppm ऑफ CaCO3 में कन्वर्ट करना है ना। ठीक है,
तो अभी सीरियसली क्या करने वाले, therefore ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 is equal to gram equivalence of MgSO4, which is equal to mass of MgSO4 upon equivalent mass of MgSO4. यही होगा, राइट? दिस इज इक्वल टू कितना, which is equal to mass of CaCO3 upon equivalent mass of CaCO3. तो फिर मास ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 कितना, 50 हो गया ना, इज इक्वल टू मास ऑफ MgSO4 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ MgSO4. इक्विवेलेंट मास ऑफ MgSO4 क्या होगा, मोलर मास बाय 2. MgSO4 का मोलर मास होता है 120/2. समझे क्या? तो यहां से क्या आ गया, मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू कितना, 50, और ये क्या है 120/2 कितना, 60, इंटू मास ऑफ MgSO4. मास ऑफ MgSO4 कितना है हमारे पास, 30 इंटू मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स अपॉन कितना, 10⁶. समझे क्या? सो ppm ऑफ CaCO3 निकाल लें. ppm ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू कितना, मास ऑफ CaCO3 in grams upon mass of H2O in grams into 10⁶. अब उसको ध्यान से देखो, वो तो यहीं से आ जाएगा. समझे क्या? यहां से कितना आ जाएगा, मास ऑफ CaCO3, ये क्या है, मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स, डिवाइड करा दो और इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो. तो ये कितना हो गया, दिस कम्स आउट टू बी कितना, ये जो मास ऑफ वाटर दिया गया है, ये जो मास ऑफ वाटर दिया गया है, इसको नीचे ले आके डिवाइड करा दो यहाँ पे, और 10⁶ जो है उसको ऊपर ले आके मल्टीप्लाई करा दो. समझे क्या? तो ये कितना हो गया, ये कितना आ जाएगा, क्या बचेगा, 50 इंटू 60 इंटू 30. समझे क्या? कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 30. 31 टाइम्स 30 2 टाइम्स. सो कितना हो गया, ये हो गया 25 ppm. सो डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर कितना है, 25 ppm. डिग्री ऑफ हार्डनेस इज इक्वल टू कितना, 25 ppm. ठीक है, राइट? तो ये आ गया कितना, 25 ppm. एक और क्वेश्चन देखते हैं. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 100 ml, दिस शुड बी 100 ml. 100 ml सैंपल ऑफ वाटर हैज, 100 ml सैंपल ऑफ वाटर पास क्या क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिस मच mg, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इतना mg, कैल्शियम क्लोराइड सो मच mg, कैल्शियम सल्फेट सो मच mg, मैग्नीशियम क्लोराइड and magnesium sulfate. ठीक है, we have to calculate what, temporary hardness, then we have to calculate permanent hardness, and then we have to calculate total hardness. ठीक है, so let us calculate, मतलब we have to calculate the degree of temporary hardness, permanent hardness and total hardness. ठीक है, तो पहला degree of क्या, टेम्पररी हार्डनेस. ठीक है, तो क्या किस तरह से करेंगे, हमें ppm ऑफ CaCO3 निकालना है. तो पहले CaCO3 का ग्राम इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं. ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3, टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज्ड बाय कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ calcium bicarbonate plus how much, gram equivalence of magnesium bicarbonate. समझे क्या? ठीक है, तो
ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ CaCO3, mass of CaCO3 in grams upon equivalent mass, because gram equivalence is equal to mass upon equivalent mass. equivalent mass क्या होगा, मोलर मास बाय 2, 100 बाय 2 इज इक्वल टू कितना, समझे क्या, इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट अपॉन मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट. इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, मोलर मास बाय 2. कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास होता है 162 बाय 2 प्लस कितना, मास ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, मोलर मास बाय 2. मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है 146 बाय 2. समझे क्या, ठीक है. अच्छा अब देखो जरा, ये क्या है, दिस इज द मास इन ग्राम्स ना. तो ये वाले जो मासेस होंगे ये भी किस में होंगे, ग्राम्स में होंगे, और ये भी किस में होगा, ग्राम्स में होगा, क्योंकि हमने नीचे भी मास किस में रखा है, ग्राम्स में रखा है ना, राइट, ग्राम्स में रखा हुआ है. तो सारे मासेस किस में आएंगे, ग्राम्स में आएंगे. अब हमें दिया क्या गया है, 100 ml sample of water consists of 16.2 mg of calcium bicarbonate and 14.6 mg of magnesium bicarbonate. समझे क्या, तो ये कितना हो गया, 16.2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 162 डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 ऊपर आ गया, समझे क्या, प्लस कितना 14.6 इंटू, बिकॉज mg है ना, डिवाइडेड बाय 146 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू कितना, मास ऑफ CaCO3 अपॉन 100 इंटू 2. तो पहली बात यहां से हम लोग 2 एंड 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये कितना हो गया, 16.2 अपॉन 162, 0.1 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 14.6 अपॉन 146 कितना हो गया, 0.1 इंटू 10 की पावर -3, समझे क्या, इज इक्वल टू कितना, मास ऑफ CaCO3 अपॉन 100. समझे, तो यहां से क्या आ जाएगा, मास ऑफ CaCO3 इन ग्राम्स कितना हो गया, 100 इंटू, इन दोनों को ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे कितना आएगा, 0.2 इंटू 10 की पावर -3, समझे क्या. तो 0.2 इंटू कितना, 10 की पावर -3, ठीक है. तो ये कितना हो गया, 0.2, 100 इंटू 10 की पावर -3 कितना होगा, 0.1 होगा, राइट. तो कितना हो गया, ये हो गया 0.02 ग्राम्स. मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास आ गया 0.02 ग्राम्स, ठीक है. तो ppm, डिग्री ऑफ टेम्पररी हार्डनेस कितना हो जाएगा, ppm ऑफ CaCO3 मतलब कितना, मतलब मास ऑफ CaCO3 अपॉन मास ऑफ वाटर इंटू 10 की पावर 6, समझे क्या. कितना मास ऑफ CaCO3, 0.02 ग्राम्स अपॉन मास ऑफ वाटर. सैंपल ऑफ वाटर कितना दिया गया है, सैंपल ऑफ वाटर दिया गया है 100 ml सैंपल ऑफ वाटर. वाटर का डेंसिटी कितना ले ले, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1. तो 1 ग्राम पर ml, मास कितना हो गया, W ग्राम, वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml. तो मास कितना आ गया, 100 ग्राम्स आ गया ना वाटर का, तो मास ऑफ वाटर कितना आ गया, 100 ग्राम्स आ गया, ठीक है, राइट. तो यहां से कितना पड़ जाएगा, 100 इंटू 10 की पावर 6, समझे क्या. तो 10 की पावर 6 बाय 100 कितना हो गया, 0.02 इंटू 10 की पावर 4. 10 की पावर 4 मतलब सीधे सीधे करो ना, यहां से देखो ये वाला पॉइंट हटाया और नीचे क्या कर दिया, इंटू 100 कर दिया. तो एक तरह से ये कितना आ गया, 2 इंटू 10 की पावर 2 which is equal to 200 ppm. So degree of temporary hardness
डिग्री ऑफ टेम्पररी हार्डनेस इज इक्वल टू कितना 200 ppm। बात समझेगा। उसी तरह से सेकेंड वाला पार्ट परमानेंट हार्डनेस, डिग्री ऑफ परमानेंट हार्डनेस निकालते हैं। डिग्री ऑफ परमानेंट हार्डनेस, इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या हो जाएगा, सीधे सीधे स्टार्टिंग ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CaCl2 प्लस CaSO4 प्लस MgCl2 प्लस MgSO4। यस और नॉट, MgSO4 ये होगा ऐसे। तो सीधा सीधा मास ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 क्या होगा, मास ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या हो गया 50, समझे क्या, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ इन सब के, मतलब क्या, मास ऑफ CaCl2 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCl2। इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCl2 क्या होगा, मोलर मास बाय 2। मोलर मास कितना हो गया 111 बाय 2। इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 को भी कर देते हैं मोलर मास बाय 2 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaSO4, मतलब क्या, मास ऑफ CaSO4 अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या हो गया, मोलर मास बाय 2। CaSO4 का मोलर मास कितना होता है 136 बाय 2 प्लस कितना, ग्राम इक्विवेलेंस में MgCl2, मास ऑफ MgCl2 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2। इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2 क्या होगा, मोलर मास बाय 2। MgCl2 का मोलर मास होता है 95 डिवाइडेड बाय 2, समझे क्या, प्लस ग्राम इक्विवेलेंस में MgSO4, मतलब क्या, मास ऑफ MgSO4 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ MgSO4। इक्विवेलेंट मास ऑफ MgSO4 क्या होगा, मोलर मास बाय 2। मोलर मास कितना हो गया 120 डिवाइडेड बाय 2, समझे क्या। तो यहां से क्या आ गया, मास ऑफ CaCO3 इन ग्राम्स अपॉन कितना 100 इंटू 2 इज इक्वल टू मास ऑफ CaCl2 कितना दिया है मैंने सब mg में दिए हैं क्वेश्चन में। मास ऑफ CaCl2 कितना दिया है 11.1, CaSO4 कितना दिया 13.6, MgCl2 कितना दिया 9.5 एंड MgSO4 कितना दिया गया 12.0 mg। ये सब मैंने mg में दिया है, समझे क्या। तो ये कितना हो गया 11.2 mg, मतलब 10 की पावर -3 ग्राम्स अपॉन 11.1 है 111 और इंटू 2 को हमने यहां पे कर दिया, समझे क्या, प्लस मास ऑफ CaSO4 कितना दिया गया 13.6 mg। तो 13.6 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन कितना 136 इंटू 2, समझे क्या, प्लस मास ऑफ MgCl2 कितना दिया गया 9.5 mg, मतलब 10 की पावर -3 अपॉन कितना 95 इंटू 2, समझे क्या, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट मास ग्राम में रखा है ना, तो ऊपर जो मास रख रहे हैं वो भी हम लोग ग्राम में रखेंगे। और अगला क्या दिया MgSO4, mg में दिया है 12.0 mg है, तो 12.0 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम्स, समझे क्या। तो कितना हो जाएगा 12.0 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम्स अपॉन कितना 120 इंटू कितना 2। तो पहली बात यहां से हम क्या करेंगे, यहां से 2 2 ये सब 2 क्या हो जाएंगे, सबके सब 2 विल बी कैंसिल्ड आउट, ठीक है, ऑल 2s आर कैंसिल्ड आउट। तो सीधे सीधे यहां से क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया अपने पास 0.1 इंटू 10 की पावर -3 प्लस सारे वैल्यूज कितने आ गए 0.1 इंटू 10 की पावर -3 प्लस कितना 0.1 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 0.1 इंटू 10 की पावर -3। तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया 0.4 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू कितना, मास ऑफ CaCO3 इन ग्राम्स अपॉन 100।
तो मास ऑफ CaCO3 इन ग्राम्स कितना आ गया 0.4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 100. समझे क्या? दिस कम्स आउट टू बी 0.04 ग्राम्स. ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, देयरफॉर डिग्री ऑफ परमानेंट हार्डनेस, डिग्री ऑफ परमानेंट हार्डनेस in terms of ppm of CaCO3 is equal to कितना ppm of CaCO3 which is equal to mass of CaCO3 in grams upon mass of water in grams into कितना 10 की पावर 6. कितना मास ऑफ CaCO3 आ गया, मास ऑफ CaCO3 आ गया 0.04. ठीक है, ये आ गया 0.04 अपॉन मास ऑफ वाटर कितना हो गया 100 इंटू कितना 10 की पावर 6. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 ppm. समझे क्या? सो परमानेंट हार्डनेस कितना आ गया 400 ppm आ गया. टोटल हार्डनेस, डिग्री ऑफ टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ टेम्पररी हार्डनेस प्लस कितना डिग्री ऑफ परमानेंट हार्डनेस. समझेगा? राइट, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 200 प्लस 400, ये हो गया 600 ppm. समझेगा? So this comes out to be total hardness, degree of total hardness comes out to be कितना 600 ppm. ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा मैंने किस तरह से सॉल्व किया है. ठीक है, नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 लीटर सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स 4.44 mg of CaCl2 and 1.90 mg of MgCl2. What is the total hardness? Calculate what is the first temporary hardness, permanent hardness, and total hardness. ये करना है हमें. समझेगा? तो इसमें क्या क्या है, इसमें है CaCl2 है जो परमानेंट हार्डनेस कॉज करेगा, MgCl2 है जो परमानेंट हार्डनेस कॉज करेगा. तो पहला पूछ रहे क्या, टेम्पररी हार्डनेस. तो टेम्पररी हार्डनेस क्या होगा, 0 होगा. बाइकार्बोनेट है नहीं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है नहीं, करेंगे ना. तो इसके हिसाब से यहां से टेम्पररी हार्डनेस कितना आ गया, 0 आ गया. ठीक है, अगला वाला परमानेंट हार्डनेस, डिग्री ऑफ परमानेंट हार्डनेस. समझेगा? इसको निकालते हैं. तो डिग्री ऑफ परमानेंट हार्डनेस को हम लोग कैसे निकालेंगे, सीधा ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CaCl2 प्लस ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ MgCl2, बिकॉज यही दोनों दिए गए और कुछ दिया भी नहीं गया. समझे क्या? राइट. तो इसके हिसाब से क्या हो गया, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCl2 प्लस मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2. ठीक है, CaCl2 का मास हमें कितना दिया गया, 4.44 mg दिया गया है. कितना हो गया, 4.44 mg, मतलब इंटू 10 की पावर -3 अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये ग्राम्स में हो गया. इक्विवेलेंट मास कितना होता है, मोलर मास बाय 2. ठीक है, बिकॉज एन फैक्टर 2 लिया जाएगा. तो मोलर मास ऑफ CaCl2 कितना हो गया, 111/2 प्लस ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू कितना, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. तो मास ऑफ MgCl2 कितना दिया गया, 1.90 mg दिया गया, मतलब 1.9 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास क्या हो गया, मोलर मास बाय 2. मोलर मास ऑफ MgCl2 कितना होगा, मोलर मास ऑफ MgCl2 होगा 95 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, विच इज इक्वल टू मास ऑफ CaCO3, मास ऑफ
CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना 100/2। तो सीधे सीधे यहां से बाय टू एंड बाय टू को कैंसिल कर देते, ठीक है। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 444/111 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 190/95 इंटू 10⁻⁻5 मास ऑफ CaCO3 अपॉन 100। CaCO3 का मास किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे 1 टाइम्स 4 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है। तो कितना आ गया ये 6 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू मास ऑफ CaCO3 इन ग्राम्स अपॉन 100, समझे क्या। तो कितना आ गया मास ऑफ CaCO3 इन ग्राम्स कितना हो गया 6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू कितना 100, समझे। तो कितना हो गया ये 6 इंटू 10⁻³ ग्राम्स मास ऑफ CaCO3 इन ग्राम्स, ठीक है। तो ppm निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ परमानेंट हार्डनेस, डिग्री ऑफ परमानेंट हार्डनेस ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ CaCO3 इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स इंटू कितना 10⁻⁶। तो मास ऑफ CaCO3 ग्राम्स में तो निकाल लिया, मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स कितना है हमारे पास वाटर 1 लीटर ऑफ वाटर है ना। तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना 1000 ml विच इज इक्वल टू कितना 1000 ग्राम्स, क्योंकि बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना 1 ग्राम पर ml, समझे क्या। तो मास ऑफ वाटर कितना हो गया, मास ऑफ वाटर हो गया 1000 ग्राम्स। तो मास ऑफ CaCO3 अपॉन मास ऑफ वाटर कितना हो गया 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻³ इंटू कितना 10⁻⁶, विच इज कितना 6 ppm। सो दिस इज व्हाट डिग्री ऑफ परमानेंट हार्डनेस, समझेगा, राइट। तो सिमिलरली टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू मतलब डिग्री ऑफ टोटल हार्डनेस is equal to degree of temporary hardness plus permanent hardness। temporary hardness 0 है तो इज इक्वल टू कितना परमानेंट हार्डनेस डिग्री कितना आया 6 ppm आया। सो टोटल हार्डनेस कितना हो गया, डिग्री ऑफ टोटल हार्डनेस कितना हो गया, डिग्री ऑफ टोटल हार्डनेस हो गया 6 ppm, ठीक है। समझ में आ गया होगा, राइट। बस रीडिंग कर लो एक बार हेवी वाटर की। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हेवी वाटर D2O। तो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, मतलब हमें पता है कि हेवी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेवी वाटर इज 101.42 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग कब करते हैं, व्हेन 2 और मोर लिक्विड्स आर प्रेजेंट एंड दे हैव गॉट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, तो तभी हम लोग उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो क्या होगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड क्या होगा, बॉइल ऑफ हो जाएगा, और हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड के वेपर्स लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाएगा, बच जाएगा, समझे क्या, राइट। सो पहला बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, ऑर्डिनरी वाटर, ठीक है। देयरफॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वाटर इज परफॉर्म्ड एट 40 फीट हाई फ्रैक्शन कॉलम्स, ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है। This process repeated several times, lighter part of water is removed on distillation and remaining part is basically what, heavy water। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, समझे क्या। Fractional distillation is done when we have 2 liquids, 2 or more liquids, especially 2 liquids having different boiling points, ठीक है। तो जब हीट करते हैं तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला फ्रैक्शन जो होता है वो पहले बॉइल ऑफ हो जाता है, वेपर में बन जाता है, और जो बचा होता है वो क्या होता है, वो लिक्विड पार्ट ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शन होता है, समझे क्या,
तो ये सिंपल, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रैक्शनल फ्रीजिंग एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, समझा क्या, राइट। सो इन दिस मेथड फ्रैक्शनल फ्रीजिंग, इन दिस मेथड हैवी वाटर और ऑर्डिनरी वाटर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल फ्रीजिंग, बिकॉज जैसे वहां पे फ्रैक्शनल बॉइलिंग था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था, उसी तरह से यहाँ पे फ्रैक्शनल फ्रीजिंग। तो मिक्सचर ऑफ हेवी वाटर एंड ऑर्डिनरी वाटर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल फ्रीजिंग, बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, वाइल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हेवी वाटर कितना 3.82 डिग्री सेल्सियस। तो जब ऑर्डिनरी वाटर और हेवी वाटर को हमने एक साथ रखा और हम टेम्परेचर लेके गए कहां तक, हम टेम्परेचर लेके गए 3.82 डिग्री सेल्सियस तक, तो जितना भी हैवी वाटर वो फ्रीज हो जाएगा, मगर ऑर्डिनरी वाटर फ्रीज नहीं होगा, वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो लिक्विड वाटर को हटा दो, जो सॉलिड फॉर्म रहेगा किसका आ जाएगा, हैवी वाटर का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। एंड देन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। हैवी वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज, हैवी वाटर इज कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस लिक्विड। बाकी ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट आर हायर देन दोस ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, व्हाइल सरफेस टेंशन इज लोअर, ये इंपॉर्टेंट है। हैवी वाटर का सरफेस टेंशन इज लेस देन दैट ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, समझे क्या। सरफेस टेंशन ऑफ H2O इज मोर देन सरफेस टेंशन ऑफ D2O, इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद सॉल्बिलिटी ऑफ ऑर्डिनरी वाटर इज मोर देन सॉल्बिलिटी ऑफ हैवी वाटर, समझे क्या। सॉल्बिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इन हैवी वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, 15% लोअर, समझे क्या, गेटिंग। H2O is a better solvent than D2O, समझे क्या, राइट। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन ऑफ H2 and D2O are same, but therefore chemical reaction D2 are relatively slower as compared to those of H2O, ठीक है। तो यहां पे क्या बता रहे हैं कि OH bond of H2O is more polar than OH bond of D2O। नहीं, ये चीज गलत है। D2O का OD बॉन्ड इट इज लेस पोलर, ये गलत है, लेस पोलर, समझेगा, मोर पोलर नहीं, लेस पोलर, राइट। बाकी फिर केमिकल रिएक्शंस देख लो जरा, केमिकल रिएक्शंस देख लो जरा विद अल्कली मेटल्स, मतलब वही है जैसे H2O प्लस सोडियम NaOH प्लस हाइड्रोजन आ रहा था, वैसे ही है। इलेक्ट्रोलिसिस का भी वैसे ही है, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड, हमें पता है एसिड एनहाइड्राइड को हम लोग वाटर में डालते हैं तो उनका रिस्पेक्टिव एसिड आता है, तो वैसे ही है एकदम, बस H जगह D लगा दो। फिर मेटल ऑक्साइड्स, हमने पढ़ा है मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या देता है, बेस देता है, तो Na2O प्लस D2O क्या देगा, NaOD दे देगा। विद कार्बाइड्स वही सेम रिएक्शन है, जैसे हमने देखा था कैल्शियम कार्बाइड प्लस H2O क्या दे रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2, तो यहाँ पे H हटा के D लग गया है, तो CaOD होल ट्वाइस प्लस C2D2, समझे क्या। फिर नाइट्राइड्स, हमें पता है नाइट्राइड्स रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट व्हाट, अमोनिया गैस एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे H2O नहीं, यहाँ पे D2O है, तो H हटा के D लगा दो, ठीक है। तो सारे केमिकल प्रॉपर्टीज वही है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। फिर यूजेस ऑफ हैवी वाटर इंपॉर्टेंट है, हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हैवी वाटर इज डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ये पूछा जाता है एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हैवी वाटर इज डन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ड्यूटेरियम एंड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेसर इन द स्टडीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग बीइंग्स। यूजेस पढ़ने जरूरी है, ठीक है। राइट, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग NaCl इज मोर सॉल्युबल, तो डेफिनेटली हमने अभी पढ़ा है कि NaOH NaCl सॉल्बिलिटी ऑफ ऑर्डिनरी वाटर इज मोर देन सॉल्बिलिटी ऑफ व्हाट, सॉल्बिलिटी ऑफ ऑर्डिनरी वाटर इज मोर देन, मतलब ऑर्डिनरी वाटर इज अ बेटर सॉल्वेंट देन हैवी वाटर, तो डेफिनेटली NaCl विल बी मोर सॉल्युबल इन व्हाट, दिस थिंग, ऑर्डिनरी वाटर। ऑर्डिनरी वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो O16 होता है, समझे क्या। फिर ड्यूट्रोमीथेन इज ऑब्टेन बाय ड्यूट्रोलिसिस ऑफ, तो ड्यूट्रोमीथेन, तो हमें पता है कि मीथेन क्या होता है, CH4 होता है ना, तो ड्यूट्रोमीथेन क्या हो गया, CD4 हो गया, ठीक है।
बाय ड्यूट्रोलिसिस ऑफ ड्यूट्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस में हम लोग क्या यूज करते हैं, H2O यूज करते हैं। तो ड्यूट्रोलिसिस में क्या यूज होगा, D2O यूज होगा। तो हमें पता है मीथेन कब आता है, मतलब CD4। हमें पता है मीथेन कब आता है, जब हम लोग मीथेनाइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं, मैंने कल ही पढ़ाया है। तो मीथेनाइड जैसे B2C प्लस H2O, तो ये क्या देता है, ये देगा BeOH होल ट्वाइस प्लस CH4, समझे क्या, 2H2O और 4H2O 3H2, समझे क्या। तो अभी यहां पे ऑर्डिनरी वाटर नहीं यूज करना है, हैवी वाटर यूज करना है। तो Be2C प्लस 3 टाइम्स ऑफ D2O, तो क्या दे देगा, BeOD होल ट्वाइस प्लस क्या, CD4, समझे क्या। उसी तरह से कार्बाइड ना, मिथेनाइड ना, उसी तरह से हम लोग एल्यूमिनियम मिथेनाइड भी ले सकते हैं, Al4C3 प्लस H2O, ये क्या देगा, AlOH होल थ्राइस प्लस CH4, बैलेंस नहीं किया है। वाटर ना यूज करके, H2O ना यूज करके D2O यूज कर ले, तो Al4C3 प्लस क्या, D2O, तो क्या देगा, AlOD होल थ्राइस प्लस CD4, समझे क्या। तो ये चीज कहा जा रहा है, राइट। तो मिथेनाइड होगा, ये नाइट्राइड है, ये एसिटिलाइड है, ये फॉस्फाइड है, मिथेनाइड ये है। देन हैवी वाटर D2O इज प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नहीं, वाटर नहीं, प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय रिपीटेड डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन, हमने पढ़ा ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट पार्ट हमारा बचा है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, उसको भी जल्दी से पढ़ा देता हूं। उसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जेई मेंस और नीट में पूछ सकते हैं उसका क्वेश्चन। नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट पार्ट। बाकी हैवी वाटर जो एनसीईआरटी में दिया गया है, ये सारे रिएक्शन देख सकते हो जो सब मैंने पढ़ाया। फिर डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल, लास्ट पार्ट, ठीक है। तो सीधा क्या कह रहे हैं कि डाइहाइड्रोजन रिलीजेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हीट ऑन कंबशन। ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, कंबशन रिएक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। कह रहे मतलब जब किसी भी सब्सटेंस को बर्न करो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें क्या आता है, हीट आता है प्लस हीट। सो दिस हीट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, समझे क्या। तो डाइहाइड्रोजन को बर्न करोगे तो हीट आएगा, इस वजह से डाइहाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है। सो अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं जितना बता रहा हूं उतना ध्यान से देखना। सो डेटा ऑन एनर्जी रिलीज्ड by combustion of fuels like dihydrogen, methane, LPG, etc. are compared in terms of the same amounts in moles, mass and volume, समझे क्या। देखो जरा टेबल 9.5, टेबल 9.5, अब देखो जरा, एनर्जी रिलीज ऑन कंबशन इन किलोजूल्स पर मोल, पर ग्राम एंड पर लीटर, समझे क्या, राइट। तो हमें यहां पे बता रहा है कि कंबशन ऑफ फ्यूल्स, हमने कौन कौन से फ्यूल्स लिए, हमने डाइहाइड्रोजन लिया गैस स्टेट में, हमने डाइहाइड्रोजन लिया लिक्विड स्टेट में, फिर हमने एलपीजी लिया, फिर मीथेन लिया, फिर हमने ऑक्टेन लिया और लिक्विड स्टेट में। अब इससे क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग एनर्जी रिलीज्ड ऑन कंबशन पर मोल निकालते हैं तो सबसे अच्छा फ्यूल क्या होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से कि बेस्ट फ्यूल इज द वन दैट रिलीजेस मैक्सिमम एनर्जी ऑन कंबशन, समझे क्या, वो होता है बेस्ट फ्यूल। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, क्वेश्चन ये दिया जाता है कि ऐसा दिया जा सकता है कि 1 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन इन द गैस फेज, कैसे दिया जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। 1 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन इन द गैस फेज
1 mole of dihydrogen in the liquid phase, 1 mole of LPG, 1 mole of CH4 and 1 mole of octane in the liquid state are all burned, combustion किया, तो which will give the maximum energy or which will act as a better fuel, ठीक है, राइट। तो जब हम लोग पर मोल की बात करें, मतलब हमने इन सबका एक एक मोल ले लिया, तो जब हमने इन सबका एक एक मोल ले लिया तो उस केस में मैक्सिमम एनर्जी कौन रिलीज कर रहा है? मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर रहा है एलपीजी, समझे क्या? फिर कौन मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर रहा है ऑक्टेन, फिर कौन रिलीज कर रहा है? एलपीजी, फिर कौन रिलीज कर रहा है? CH4, समझे क्या? फिर हाइड्रोजन लिक्विड, फिर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, efficiency of fuel in terms of energy per mole, अगर हमने सबका एक मोल लिया और सबको बर्न किया तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा? सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा लिक्विड ऑक्टेन, लिक्विड ऑक्टेन, ठीक है। तो लिक्विड ऑक्टेन क्या हो गया? C8H18, राइट, मैक्सिमम। फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद एनर्जी रिलीज करेगा एलपीजी, एलपीजी, ये इससे क्वेश्चन निकलता है। फिर कौन एनर्जी रिलीज करेगा? CH4 गैस, समझे क्या? CH4 गैस, फिर हाइड्रोजन लिक्विड, फिर हाइड्रोजन गैस, समझे क्या? ये जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से अगर हमने सबका एक एक ग्राम लिया, अगर हमने सबका 1-1 ग्राम ले लिया, इफ यू टेक 1-1 ग्राम ऑफ ईच, तो 1-1 ग्राम ऑफ ईच लिया तो उसके हिसाब से सबसे अच्छा फ्यूल कौन हो गया? मैक्सिमम एनर्जी कौन दे रहा है? मैक्सिमम एनर्जी देखो कौन दे रहा है? मैक्सिमम एनर्जी दे रहा है लिक्विड हाइड्रोजन, फिर गैस हाइड्रोजन, उसके बाद मीथेन, फिर एलपीजी, फिर ऑक्टेन, ठीक है। तो इफ यू टेक एनर्जी पर ग्राम, एनर्जी रिलीज्ड पर ग्राम, तो एनर्जी रिलीज पर ग्राम में सबसे अच्छा क्या है? लिक्विड हाइड्रोजन है, फिर क्या है? गैस हाइड्रोजन है, समझे क्या? उसके बाद क्या है? उसके बाद है CH4, फिर LPG, CH4, फिर LPG एंड देन ऑक्टेन, C8H18 लिक्विड। इस तरह से तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अगर हमें दे दिया जाए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, किसी ना किसी नीट में भी पूछा गया, किसी ना किसी जे मेंस में भी पूछा गया, और जे मेंस में आने के तो चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि उसमें इतनी सारी शिफ्ट होती हैं, उनको कैसे भी क्वेश्चन बनाना होता है, समझे क्या? देन अगर एनर्जी रिलीज पर लीटर निकाला जाए तो एनर्जी रिलीज पर लीटर में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन दे रहा है? ऑक्टेन दे रहा है, फिर एलपीजी दे रहा है, फिर डाई हाइड्रोजन इन द गैस फेज दे रहा है, फिर CH4 दे रहा है, फिर हाइड्रोजन इन द लिक्विड फेज दे रहा है, समझे क्या? तो सी पार्ट, एनर्जी पर लीटर, तो सबसे अच्छा क्या है? ऑक्टेन लिक्विड फेज में, फिर क्या है? उसके बाद है एलपीजी, समझे क्या? फिर क्या है? फिर है डाई हाइड्रोजन इन द अच्छा ये लिक्विड है क्या? ये गैस है, मैं उल्टा समझ रहा था। तो पहले गैस फेज आएगा, सॉरी, और ये लिक्विड होगा। उसी तरह से एनर्जी रिलीज पर ग्राम में भी सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज कर रहा है? गैस फेज में रिलीज हो रहा है, गैसियस स्टेट, ओके, ये गैस है और ये लिक्विड है, समझे क्या? तो इसमें सबसे पहले ऑक्टेन, फिर एलपीजी, उसके बाद क्या? एनर्जी रिलीज पर लीटर में डाई हाइड्रोजन इन द लिक्विड स्टेट, समझे क्या? डाई हाइड्रोजन इन द लिक्विड स्टेट, फिर उसके बाद क्या चीज? CH4, गैस एंड देन डाई हाइड्रोजन इन द गैस फेज, समझे क्या? राइट। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल्स, अगर उनका एनर्जी पर मोल देखा जाए या पर ग्राम देखा जाए या फिर पर लीटर देखा जाए, ठीक है। अब उसके बाद अब जो है
यहाँ से कुछ चीजें एकदम थ्योरी है, मगर देखो जेई मेंस या नीट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये तुम खुद से भी रीड कर सकते हो, बट मैं बहुत कम टाइम लूंगा, इसको रीड कर देता हूं एक बार। तो फ्रॉम दिस टेबल इट इज क्लियर दैट मास ऑफ, क्या कह रहे हैं, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकलते हैं, जेई मेंस में हाल में ही क्वेश्चन निकला है। इट इज क्लियर दैट ऑन अ मास फॉर मास बेसिस, मतलब पर ग्राम, डाइहाइड्रोजन कैन रिलीज मोर एनर्जी दैन पेट्रोल, अबाउट 3 times, कंपेयर कर सकते हो। मोर ओवर पोल्यूटेंट्स इन कंबशन ऑफ डाइहाइड्रोजन विल बी लेस दैन पेट्रोल। ऑब्वियसली जब पोल्यूटेंट्स कम होंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। द ओनली पोल्यूटेंट्स विल बी ऑक्साइड ऑफ डाइनाइट्रोजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइनाइट्रोजन एज इम्प्योरिटी इन द डाइहाइड्रोजन। कब? जब मास टू मास बेसिस हो रहा है, मतलब पर ग्राम में, तो ओनली पोल्यूटेंट क्या होगा? डाइनाइट्रोजन होगा। दिस ऑफ कोर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, अब ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन में जो नाइट्रोजन इंप्योरिटी होता है उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इससे क्वेश्चन निकलता है। दिस जे में से पूछ लेते हैं। दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंजेक्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द सिलेंडर टू लोअर द टेम्परेचर सो दैट रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन मे नॉट टेक प्लेस। समझे क्या? However, mass of containers in which dihydrogen will be kept, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह में मिनिमाइज किया जाए। थोड़ा सा वाटर इंजेक्ट कर दो। However, mass of containers in which dihydrogen will be kept must be taken into consideration. A cylinder of compressed dihydrogen weighs 30 times as much as tank of petrol containing same amount of energy. Important. A cylinder of compressed dihydrogen weighs 30 times as much as tank of petrol containing the same amount of energy. समझेगा? तो डाइहाइड्रोजन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पेट्रोल से चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन से चाहिए, तो हाइड्रोजन का टैंक कैसा होगा? ज्यादा हैवी होगा। ऑल्सो डाइहाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय कूलिंग अप टू 20 केल्विन। दिस वुड रिक्वायर एक्सपेंसिव इंसुलेटेड टैंक्स। ये इंपॉर्टेंट है। टैंक्स ऑफ अलॉयज लाइक दिस एंड दिस आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ डाइहाइड्रोजन इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर देखा जाए पेट्रोल और हाइड्रोजन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के लिए हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए मास ज्यादा लगेगा कि पेट्रोल को, तो आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन विल हैव द ग्रेटर मास। समझे क्या? फिर उसके बाद हाइड्रोजन एज इकोनॉमी इन द व्यू ऑफ, ये सब लास्ट वाला पेज इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में क्वेश्चन निकाल देते हैं। इनफैक्ट ये वाला जो पैराग्राफ मैंने रीड कराया, इसको थोड़ा ढंग से रीड कर लेना, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जल्दी से लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, देन दिस टॉपिक इज ओवर। हाइड्रोजन इकोनॉमी इज एन ऑल्टरनेटिव। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द लिक्विड और इन द गैसियस फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि एनर्जी को सबसे अच्छा ट्रांसफर करने का तरीका यही हो सकता है। एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज दैट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन, नॉट एज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट अ पायलट प्रोजेक्ट using dihydrogen as a fuel was launched in October 2005 running automobiles. Initially 5% dihydrogen has been mixed with CNG for use. ये इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल है उसमें 5% डाइहाइड्रोजन विद सीएनजी मिक्स किया गया, ये पूछा जा सकता है। समझेगा? जेईई मेंस में खासकर द परसेंटेज ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी ग्रेजुअली इंक्रीज अप टू ऑप्टिमम लेवल, नॉट इंपॉर्टेंट। नाउ इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फ्यूल सेल्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इकोनॉमिकली वायबल एंड सेफ सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी आइडेंटिफाइड, ठीक। तो जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ लेना। दिस चैप्टर इज ओवर। हाइड्रोजन इज डन। विल स्टॉप हियर। थैंक यू।